जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 15 दिन 15 मॉक टेस्ट के इस एक और सेशन में। आपका एक और सेशन आपकी सीरीज में ऐड होने जा रहा है। यहां पे आपको फ्री 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल मेंस एग्जामिनेशन प्लस स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए। चारों एग्जामिनेशंस को टारगेट करेगा ये पूरी की पूरी सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को किस तरह से सवाल कराने वाला हूं। समझ लेते हैं कि हर क्लास का क्या वेटेज रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके एक्टिव वॉइस, 15 नरेशन के अलग अलग एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा रहता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में और स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, जिसमें आपको एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चन आपको स्पेशली वोकैबुलरी के कराए जाएंगे, जिसमें 7 सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग टेस्ट। 7 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के आपको क्लोज टेस्ट होंगे 4। ठीक है, और पैसेज और पीक्यूआरएस की अलग से मैराथन क्लास आएंगी, आपकी स्पेशल क्लासेस आ जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं कि आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच आपका अपडेट हो चुका है, 2024-25 का अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आ चुका है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंक्वायरी बोर्ड है जिस पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और ओपन स्टडी ऐप.com वेबसाइट है जिसके पास प्ले स्टोर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा क्या है भैया, टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल। जो नया गार्डनर है वो पौधों की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। तो इसका आंसर कौन बताएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं सेशन शुरू करने से पहले कि ये जो प्रैक्टिस सीरीज है, ये प्रैक्टिस सीरीज उन लोगों के मतलब की है जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर है, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सीरीज है, ये जो क्लासेस हैं, ये आपको तभी देखनी है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है ना, हाँ। चलिए, तो यहां पे आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें सिंपल सी चीज है, लॉजिक भी मिलेंगे आपको, हर एक चीज मिलेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ हिंट ही बता सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको चीजें पहले से पता होनी चाहिए, मतलब आपका जो सिलेबस है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, है ना। जैसे आप देखोगे द न्यू गार्डनर के बाद लुक्स लिखा है। अब लुक्स जो है वो कौन सी वर्ब है, बताओ कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव जब बनाओगे तो इज आर एम प्लस V3 होना चाहिए। ढूंढो कहाँ है इज आर एम प्लस V3, यहाँ वर है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ आर है, यहाँ पे इज है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लांट्स, तो प्लांट्स पहले लिखा होना चाहिए ना कि गार्डनर। ठीक है, तो ये भी गलत हो। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो इसका सही जवाब हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार। अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को कैसे चेंज किया जाता है भैया, वॉज वर प्लस V3 से। ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म कर दिया है, यहाँ वॉज के साथ V3 है, आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी वॉज के साथ V3 आंसर हो सकता है, यहाँ पे इज है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से भी जो मैकेनिक है उसने रिपेयर करा होगा किसको, कार को। तो कार जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मतलब सी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। मैकेनिक को थोड़ा रिपेयर किया जाएगा, मैकेनिक तो रिपेयर करेगा कार को। ठीक है। हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द हाउस। तो भाई डिड लगा हुआ है, देखो हाउ मच रेंट डिड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, पैसिव वॉइस बनाना है। डिड का पैसिव वॉइस, डिड को कैसे चेंज करते हैं, हेड प्लस V3 से। ढूंढो कहाँ है हेड प्लस V3, सॉरी वॉज और प्लस V3 से। सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, पास्ट इंडेफिनिट को हम वॉज और प्लस V3 से चेंज करते हैं। तो इस वाला हट गया, इस वाला हट गया। ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीइंग लगा दिया है, ये कॉन्टिन्यूस में आता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान से सवाल है। हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स। हैव यू पेड, हैज है प्लस V3 को चेंज करते हैं हैज बीन प्लस V3 से। ढूंढो कहां है। हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स बीन पेड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आर नहीं होगा, हैव के साथ में बीइंग पेड, ये भी सही है ना। बीइंग नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, बीन होगा।
यहां पे विल लगा दिया, ये वैसे ही आंसर नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सी आंसर्ड 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर। वो 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस के आंसर कर चुकी थी? 50 क्वेश्चंस, यानी कि सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म को कैसे चेंज किया जाता है बताइए? सेकंड फॉर्म को वॉज और प्लस V3 से चेंज करेंगे, तो आर वाला हट गया, हैव वाला हट गया। 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। वर्क के साथ में बीइंग नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट V3 लगाएंगे। अगर कॉन्टिन्यूस होता तो हम बीइंग लगाते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स अमंग द पुअर। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग वॉज और प्लस वी, देखो आईएनजी लगा हुआ है, तो वॉज और प्लस बीइंग प्लस V3 होना चाहिए। ढूंढो कहां पर है। विल वॉज और के साथ में सीधे V3 नहीं आएगा, वॉज और प्लस बीइंग प्लस V3 आएगा। ठीक है, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। द स्टोर मैनेजर कॉट द टीनेजर सॉफ्टलिफ्टिंग। देखो, द स्टोर मैनेजर कॉट यहां पे आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वॉज और प्लस V3 से ही पैसिव वॉइस बनेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर देखो हैज इज नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। द सर्जन सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट। तो देखो ऑपरेटेड फिर से आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। अब सेकंड फॉर्म है तो वॉज और प्लस V3 ढूंढना है आपको। यहां पे इज है गलत, इज वाला गलत, हैज वाला गलत। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो इसका सही आंसर हो सकता है। 100 क्वेश्चन की एक क्लास होती है, बेहतरीन क्लास। ठीक है। ही थ्रू द बॉल टुवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर। तो यहां पे थ्रो की सेकंड फॉर्म हो गई, फिर से वॉज और प्लस V3 हो सकता है। ठीक है, ये गलत हो गया। हिज लिटिल ब्रदर्स बॉल वॉज थ्रोन एट हिम, नहीं। द बॉल इज बीइंग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द बॉल वॉज थ्रोन टुवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पे तो ये पूरा गलत तरीके से बना दिया है पोजीशन दिखा के, मतलब कुछ भी बनाने की कोशिश करिए बट एक्चुअली ये आंसर नहीं होगा। कुछ भी बनाने की कोशिश करिए। प्लीज लॉक द डोर। देखो जब भी कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब ऐसे सेंटेंसेस को सेंस के अकॉर्डिंग ही बदला जाता है। जैसे प्लीज लगा हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड से बन जाएगा। प्लीज वाले वर्ड को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको टू से ऐड कर देते हैं, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर। यू आर बीइंग ऑर्डर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लीज का प्लीज नहीं रहता है, हट जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट को पहले बाद में लिखते हैं, अभी नहीं लिखते। पहले यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, फिर उसके बाद 2+V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दे विल कंप्लीट द पेंटिंग इन अ वीक्स टाइम। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसको चेंज किया जाता है विल बी प्लस V3 से। तो विल बी प्लस V3, विल बी प्लस V3 एक ही ऑप्शन है। एक यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैड है। तो द पेंटिंग विल बी कंप्लीटेड इन अ वीक्स टाइम। नेक्स्ट। दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप्स एट 11 o'clock। देखो जब भी इज आर एम प्लस ING, इज आर एम प्लस गोइंग लगा होता है ना, इज गोइंग, आर गोइंग, एम गोइंग, ऐसे करके, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो गोइंग के बाद तो गोइंग को चेंज मत करना, इसका पैसिव वॉइस मत बनाना। 2+V1 का पैसिव वॉइस बनेगा। इसका 2+V1 का बनता है 2B प्लस V3। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा 2B प्लस V3 से, 2B ओपनड से। और ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे द शॉप्स, और इज आर एम का इज आर एम ही रहेगा, मतलब जो लिखा हुआ है ना, इसमें तो है ही नहीं। दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप्स एट 11 o'clock। द शॉप्स वर ओपनड नहीं होगा, हैव ओपनड हो जाएगा, मस्ट बी ओपनड। हैव बीन ओपनड एट 11 है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। द शॉप्स आर गोइंग टू बी ओपनड एट 11 o'clock बाय देम।
देखो वर तो होगा नहीं, इन दोनों में से तो कुछ नहीं होना है। हैव बीन ओपनड या मस्ट बी ओपनड होना चाहिए, मस्ट बी ओपनड होगा। और कोई ऑप्शन, वर ओपनड, ये क्या लिख रखा है, गलत है। इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। मैं आपको अलग से ऑप्शन बना के देता हूं। ऑप्शन नंबर ई, ये होगा इसका आंसर सही, ठीक है। यहां पे लिख लेना, द सोप्स आर गोइंग टू बी ओपनड। एट 11 o'clock, ऐसे करके पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है ना। ये होगा इसका आंसर, इसका आंसर है ई। अलग से एक ऑप्शन बनाना है आपको, ठीक है ना, अलग से एक ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे चारों ही ऑप्शन इनएप्रोप्रिएट है। चारों के चारों ऑप्शन कैसे हैं, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। चलो, they will not allow mobile phones in the examination hall, they will not allow, will plus v1 है तो will be plus v3 और will be plus v3, ना तो r वाला ना वर वाला ना r वाला, तो will not be allowed। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग योर आंसर, यू हैव मेड अ मिस्टेक। देखो भाई, अगर आप क्लास को देखते हो एक बार तो फिर उसको पूरा देखा करो, है ना। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, जब भी कोई आपको लग रही है कि ये क्लास मेरे मतलब की, तो उसे पूरा देखो। क्लास सारी बोरिंग ही होती है, पढ़ाई ही पूरी बोरिंग होती है। उसको ज़बरदस्ती अगर आपको पढ़ना है, या तो इंटरेस्ट लेके आओ, या फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती पढ़ो, और कोई तरीका है नहीं है अगर आप चाहते हैं कि इसका मेरे रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई तीसरा ऑप्शन है आपके पास तो ही आप अपना आजमाएं कि भैया मेरे पास, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ज़रूरत नहीं, तो मत पढ़ो। लेकिन आपको पता है कि इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो हैज़ हैव प्लस v3 को कैसे चेंज करेंगे, हैज़ बीन हैव बीन प्लस v3 से। तो अब मिस्टेक हैज़ बीन मेड, हैव बीन मेड नहीं होगा, इज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, अ मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाय यू। ऑप्शन नंबर ए। एक और लास्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। हिज मदर, हिज मदर गेव हिम अ नोट। अब देखो सेकंड फॉर्म है तो वॉज और प्लस v3 से बनेगा, ये सेकंड फॉर्म है ना, कैसे चेंज करोगे, वॉज वर प्लस v3 से, यानी कि एज हट जाएगा, हेड हट जाएगा, और ये भी हो सकता था और ये भी हो जाएगा। तो हिज मदर गेव हिम अ नोट, तो ही वॉज गिवन नोट फॉर हिज टीचर, फॉर हिज टीचर, हिज टीचर वॉज गिवन अ नोट, नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। उसको दिया गया ना कि उसके टीचर को, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसका टीचर जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये हो गया आपके 15 ऐसे क्वेश्चन जो आपके पैसिव वॉइस के थे, ठीक है ना। हाँ, ये पैसिव वॉइस के क्वेश्चन। अब आपको नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बताइए, यहां से आपके नरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है ना भाई। चलो तो शुरू कर लो अपनी कहानी। बताओ पहला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है।
बताओ. द गाइड सेड टू द टूरिस्ट्स दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ. देखो विल बी का वुड भी हो जाएगा, मतलब लगभग सब जगह सेम सेम सा है. देखना यहां तक सेम, यहां तक सेम, यहां तक. अब दिस का दैट हो जाएगा, सॉरी दिस, ये तो दैट कंजंक्शन है. दैट पहले आएगा, दैट और दैट दो बार होगा. दैट वुड बी, दैट गलत हो गया, दैट गलत हो गया, गलत हो गया. एक ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा. देखो जरा, ये जो दैट है वो तो कंजंक्शन है, तो यहां पे दिस कैसे आ सकता है. और ये जो दिस है इसका दैट हो जाएगा, तो दिस गलत, दिस गलत, और ये पहले से गलत है ही है. यानी कि इसको गलत ना करके एक ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा दैट. ये कंजंक्शन है और ये प्रोनाउन है. दिस का दैट प्रोनाउन है, जिसकी वजह से आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, फरवरी 2018 का. द ज्वेलर सेड टू अस दीज डायमंड्स आर पॉलिश्ड. आर पॉलिश्ड, तो आर का वॉज वर होगा. ठीक है, तो दीज डायमंड्स वर सब में लिखा हुआ है. ठीक है, हियर का देयर होगा, तो हियर वाले दोनों हट गए, दो ऑप्शन तो ये हट गए. ऊपर वाले दो में क्या गलती है, देखो ज्वेलर इन्फॉर्म्ड अस दैट दीज की जगह दोज हो जाएगा, ये भी हट गया. बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी. सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो इसका सही जवाब हो जाएगा. नेक्स्ट, ही सेड टू द डॉक्टर हाउ सून विल आई बी एबल टू वॉक अगेन. हाउ सून विल आई. देखो सबसे पहले तो जो भी प्रोनाउन होता है, आई हो या ही हो, कुछ भी हो, आपको जब इनडायरेक्ट बनाना होता है डायरेक्ट से, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी जाती है. देखो आई बी एबल, ये तो गलत ही है. ठीक है, हाउ सून वुड ही गलत हो जाएगा, हाउ सून वुड गलत हो जाएगा, हाउ सून विल, ये सब गलत से लग रहे हैं. दोबारा चेक करते हैं. यहां पे सेड टू है तो आस्क्स, यहां से एलिमिनेट करो, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत. से एक ही ऑप्शन है, यहां से एलिमिनेट करो, यहां से जल्दी होगा. भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क डालना चाहिए. आस्क से प्रेजेंट कैसे हो जाएगा, प्रेजेंट कैसे हो जाएगा, प्रेजेंट कैसे हो जाएगा, सिंपल है. अब यहां पे देखोगे हाउ सून वुड ही, गलत ये भी है, पता है क्यों. ही आस्क्ड द डॉक्टर हाउ सून वुड ही बी एबल, हाउ सून ही वुड बी एबल, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आना चाहिए. ठीक है, बट ये भी ऐसे होना चाहिए था, ही वुड, ये होगा ही वुड बी एबल. ठीक है, टू वॉक अगेन. पता है क्यों, क्योंकि यहां पे जो हाउ है ना, ये कंजंक्शन का काम करेगा. तो यहां पे जो वुड है वो ही के बाद लिखा जाएगा. वैसे आंसर बी ही इसका करेक्ट है. ये विल है तो ये इसलिए नहीं हो सकता, आई होगा नहीं, आई का ही हो जाएगा. एक ही ऑप्शन था बी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना. ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा कि इसमें गलती एक्चुअली है कहाँ पे. ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता है जनरली. वैसे भी इसका करेक्ट आंसर है. माई फादर सेड टू मी डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट. माई फादर वॉन्ट्स नहीं होगा, वॉन्ट्स नहीं होगा. मी नॉट टू टॉक, नॉट टू हैव नहीं, नॉट टू टॉक. ऑप्शन नंबर बी. एलिमिनेशन देखो, एलिमिनेशन कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए. द ओल्ड मैन सेड टू मी लाइफ हैज टॉट मी. हैज टॉट को हैड टॉट में बदला जाता है. ठीक है, और दैट तो आएगा ही, है ना. ये दिस अलग से लगा दिया है, यहाँ हैज हैड लिख दिया है, गलत हो जाएगा. क्या मतलब है हैज हैड टॉट, कुछ भी लिख दे रहा है. इज टीचिंग गलत हो जाएगा, हैड टॉट हो सकता है, हैज टॉट बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ये हो जाएगा द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट लाइफ हैड टॉट हिम सम हार्ड लेसन्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो ही जाएगा. नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सेड टू मी लाइफ, ये तो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका भी आंसर ए हो जाएगा. द ओल्ड मैन टेल्स, नहीं ये क्वेश्चन गलत हो गया है क्या, दोबारा रिपीट हो गया. द ओल्ड मैन
सेड टू मी लाइफ हैज टॉट मी सम हार्ड लेसन्स, द ओल्ड मैन टेल्स वाला कैसे हो जाएगा? अभी क्या था? टोल्ड था ना, टोल्ड मी दैट लाइफ हैज टॉट, टोल्ड मी दैट लाइफ हैड टॉट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका भी आंसर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, डी आंसर होगा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको भी लिख लो, क्वेश्चन नंबर 21। अगला बताओ, ही सेड टू हिज पार्टनर, उसने अपने पार्टनर से कहा, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। आई विल नॉट बी, विल का वुड हो जाना चाहिए तो विल नहीं होगा, वुड होगा, वुड होगा, वुड होगा, ठीक है। टेल्स नहीं होगा, दो ऑप्शन हट गए। ही टोल्ड हिज पार्टनर दैट, अब यहां फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आना चाहिए, तो यहां पे आई नहीं आएगा, ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई सेड टू माई फादर आई वॉन्ट टू बिल्ड अ राफ्ट। वांट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म से चेंज होगा, डिड तो आई वांटेड होना चाहिए था, आई एम वांटिंग गलत हो जाएगा, और आई वांटेड सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इन दोनों में से क्या आंसर होगा, एक ये तो एक ये। आई टोल्ड माई फादर कि आई सेड टू, आई टोल्ड माई फादर दैट, दैट दो बार लिख दिया है, ठीक है, एक ही बार आना चाहिए। आई टोल्ड माई फादर दैट, दैट आई वांटेड टू बिल्ड, to build a raft which could hold 4 people। हाँ, तो एक ही ऑप्शन, दो बार दैट क्यों लगाओगे, एक ही ऑप्शन है डी, दो बार दैट नहीं लगाना, एक ही ऑप्शन हो जाएगा डी। द मैनेजर सेड विवेक मस्ट गो टुमारो, तो मस्ट गो को मस्ट गो ही लिखते हैं, ठीक है। हाँ, विल हैव टू गो गलत हो जाएगा, मस्ट हैव टू गो हो जाएगा, है ना। वर्ब की फसों को परफेक्ट में बना देते हैं ना। द मैनेजर सेड टू विवेक, said to that, the manager said that विवेक must go there, must be going there नहीं होगा, must go there, must go the following day, tomorrow का हो जाएगा following day, ठीक है, ये हो जाना चाहिए, ऊपर वाला सही है, ये सही है, क्योंकि देखो इसमें कंजंक्शन भी है, इसमें भी कंजंक्शन है। यहाँ पे मस्ट जो होगा ना, ये सिंपल जो सेंटेंस होता है मॉडल वर्ब का, मॉडल वर्ब प्लस V1 को, उसको मॉडल प्लस V+V3 से यूज करते हैं। मस्ट हैव गॉन होना चाहिए था, मस्ट हैव टू गो, हो नहीं, रुको, विल का वुड होता है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, तो विल गो द फॉलोइंग डे सही है, हाँ यही सही है, सी, ये नहीं होगा, क्योंकि हैव के साथ V3 नहीं, पैसिव वॉइस थोड़ा ना बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हैव भी नहीं आएगा इसमें, सिर्फ यही सही है। देखो जैसे विल का तो आप वुड कर देते हो, सेल का शुड कर देते हो, कैन का कोड कर देते हो, मे का माइट कर दो, लेकिन मस्ट का क्या करोगे? मस्ट का मस्ट ही रहता है, या हैड टू हो जाता है, मस्ट का या तो हैड टू होगा या मस्ट का मस्ट रहेगा, है ना। हाँ, तो मस्ट गो द ऐसे करके सही है, मस्ट गो द फॉलोइंग डे, कोई दिक्कत नहीं है। आंट सेड टू मदर, आंटी ने माताजी से कहा, आई विल बी इन सूरत ऑन फ्राइडे, तो विल बी की जगह हो जाएगा वुड बी, विल बी की जगह हो जाएगा वुड बी, ठीक है ना, वुड बी, और दैट तो आएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आंटी ने मदर से कहा दैट सी वुड बी, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला बताओ नेक्स्ट, माई मदर सेड आई कैन क्लाइंब दिस हिल इन लेस देन एन आवर, मेरी माताजी ने कहा, तो माताजी ने क्लेम किया, ब्रदर ने क्लेम किया दैट ही, अब कैन का कोड कहां पर है? दो जगह है, क्लाइम दिस की जगह दैट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाता है भाई, दिस का दैट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट। माई सन सेड टू मी आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, विल नॉट, तो भाई आई सब्जेक्ट के हिसाब से ही हो गया, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। टेल्स तो हो गई नहीं, ये दोनों तो हट गए,
ये भी हट गया, तो यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आगे से भी एलिमिनेट कर सकते हो। ही वुड नॉट डिसअपॉइंट मी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल की जगह वुड हो जाएगा, ठीक है। और माई सन टोल्ड मी दैट, टोल्ड होना चाहिए, हैड टोल्ड नहीं होगा। द ऑफिसर सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, देखो वॉज हो जाएगा एम का, इज आर एम को वॉज वर्ब से चेंज कर देते हैं पास्ट में, तो इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, वॉज हो सकता है, वॉज हो सकता है। ही वॉज वेरी बिजी, ही वॉज वेरी बिजी, नाउ का देन हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, तो पहली चीज है ना, अगर यहां पे सेड की जगह सेज होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता या प्रेजेंट होता, तो आगे हम ना तो टेंस चेंज करते ना ही एडवर्ब चेंज करते, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा अभी तो फिलहाल। आई एम प्राउड ऑफ यू फादर सेड टू मी, जैसे यहाँ पे फादर देखो रिपोर्टिंग वर्ब इधर लिख रखी है, वैसे कायदे से इधर होती है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट स्पीच में तो किधर भी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट में पहले ही लिखना पड़ेगा। द फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी की जगह टोल्ड मी हो जाएगा, दैट की जगह दैट हो जाएगा, ठीक है। दैट दैट दो बार लिख दिया है, तो आई एम प्राउड ये भी गलत हो जाएगा, दैट ही वॉज प्राउड ऑफ मी, ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहां पे बी आंसर क्यों हो रहा है पता चल रहा है, दो दैट एक साथ नहीं आएंगे, इज नहीं आएगा, दिस नहीं आएगा। द टैक्सी इज हियर सेड द वॉचमैन, अब फिर से वही चीज है, रिपोर्टिंग वो बाद में लिख रखी है, तो डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे भी लिखो, इनडायरेक्ट में पहले ही लिखना पड़ेगा। तो सेड द वॉचमैन सेड दैट, सब में सेम है। द टैक्सी इज हियर, तो द टैक्सी वॉज देयर, द टैक्सी इज नहीं होगा, वॉज होगा, कि हियर नहीं होगा, देयर होगा, वॉज देयर, टैक्सी वॉज देयर। प्रेजेंट का पास्ट और दिस का दैट और हियर का देयर, ये सब होता है, आपको पता है। 30 क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटली डिस्कस्ड, पैसिव वॉइस और नरेशन के 15-15 क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए अब यहां से शुरू होती है आपकी कहानी बाकी के टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो देखो अब आपको क्या करना है, जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे वो तो हो गए खत्म, अब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहां पे करने को मिलेंगे, ठीक है ना, देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 31, ये एरर डिटेक्शन का सवाल है, तो इसमें क्या गलती लग रही है, देखो अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भाई प्राइम मिनिस्टर कितने हैं भारत के, 15 प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उनमें से एक जो है विल एड्रेस द नेशन टुडे, आज एक प्रधानमंत्री जो है भारत को प्रेजेंट करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो एक ही तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल ए यूज नहीं करोगे, ए की जगह द यूज होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉजिक क्या है, एक तो आप डेफिनेट नाउन के लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, ऐसे समझ सकते हो, या फिर ऑफ से पहले वाला जो नाउन है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं पोजेशन के सेंस में, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। रमन एट द केक, रमन ने केक खाया, एंड एक्सक्लेम्ड और एक्सक्लेम किया दैट इट टेस्टेड स्वीट, देखो स्वीट नहीं होगा, स्वीटली की जगह स्वीट होगा, सॉरी स्वीटली नहीं होगा, उसका एक रीजन है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं, उन वर्ब्स को हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेस जो होती है ना, सेंसेशन, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, फील, यहां पे लिख लेना, ठीक है। टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, ठीक है, गेट हो गया, कीप हो गया, एम हो गया, और हियर हो गया, सी हो गया, ये अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं ना कि एडवर्ब, इन वर्ब्स को एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है, इनके लिए एडजेक्टिव काम करता है, बस सिंपल सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे स्वीटली नहीं होगा, टेस्ट के बाद स्वीट होगा,
तो बी वाले पार्ट में गलती, आंसर बी। अ ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन का जो साउंड है वो वॉवल साउंड है, ऑनरेबल। तो भाई ऑनरेबल में ओ आ रहा है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन आएगा, एन ऑनरेबल पर्सन। तो गलती कहाँ पे हो जाएगी, पहले वाले पार्ट में, और पहला पार्ट कहाँ पे, फोर्थ वाले में। तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वोकैबुलरी हो जाएगी आपके बैच में, टेंशन मत लो। अगला बताओ नेक्स्ट। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिया विल टेक अ सीट। देखो इफ जब सेंटेंस में लगा होता है ना, इफ, तो इफ वाला जो सेंटेंस होता है वो कंडीशनल क्लॉज होता है, ठीक है ना। हाँ, और कंडीशनल क्लॉज में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे विल टेक नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और दिया के लिए टेक्स हो जाएगा, टेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, टेक्स अ सीट। ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे देखोगे कि इफ की वजह से यहां से विल हट जाएगा, और दिया की वजह से टेक में एस लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, तीसरा। तीसरे वाले पार्ट में गलती है, तो आंसर आपका थर्ड। क्लियर। हाँ, चलो नेक्स्ट। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। देखो मैं अपने बचपन में, ठीक है, अपनी बहन के साथ क्रिकेट खेलता था या खेलता हूं। भाई बचपन तो निकल गया, अब ये इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, तो लॉजिकल गलती नहीं है इसमें। तो यहां पे पास्ट की हैबिट बता रहा है, पास्ट की हैबिट, प्रेजेंट की हैबिट नहीं है। पास्ट की हैबिट बताने के लिए या तो आप यूज्ड टू यूज करोगे, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है, तो या तो प्लेड कर दो, या तो प्लेड कर दो तो भी सही हो जाएगा, या फिर आई यूज्ड टू प्ले कर लो, आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था, मैं खेला करता था, ठीक है। या तो आई प्लेड या फिर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट, यहां से आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अनफेयर कंडक्ट एक मीनिंग है, और इनमें से आपको एक ईडियम ढूंढना है जिस ईडियम का मीनिंग ये होता है। तो ऐसा कौन सा ईडियम है जिसका मीनिंग होता है अनफेयर कंडक्ट। तो यहां पे एक ईडियम होता है फाउल प्ले, ये होता है एक ईडियम, ठीक है। ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली। अगर आप काम को करते हो बेईमानी से, गलत तरीके से, है ना, यहां पे लिखा ना अनफेयर कंडक्ट, तो अनफेयर कंडक्ट जो मीनिंग होगा वो फाउल प्ले का मीनिंग होगा, ठीक है ना। हाँ, आई लाइक टू रीड बुक्स बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू वॉचिंग, टू वॉच होगा, टू वॉचिंग नहीं होगा, सॉरी, हाँ, टू वॉचिंग को टू वॉच से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रेफर के बाद टू आता है और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ, सॉरी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनिटिव। द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाय लार्ज सेलेशियल बॉडी। बताओ, द नियर बाय होगा या लार्ज सेलेस्ट, बताओ क्या होगा, द नियर लार्जेस्ट होगा या द नियरेस्ट लार्ज सेलेशियल बॉडी होगा। हाँ, ये हो जाएगा आपका द नियरेस्ट। देखो लार्जेस्ट तो नहीं है, लार्ज तो इससे भी बड़ी बड़ी और भी सेलेशियल बॉडी है, बट धरती के सबसे करीब है आपका मून, तो इसको हम कहेंगे नियरेस्ट, ना कि लार्जेस्ट। नियरेस्ट लार्ज सेलेशियल बॉडी, सेलेशियल बॉडी और भी बड़ी बड़ी हैं धरती के आसपास, जैसे कि चंद्रमा है, बृहस्पति है, शुक्र है, बहुत सारे हैं, सूरज है, लेकिन पास में सबसे कौन है, सिर्फ चंद्रमा। तो इसको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करना है ना, द नियरेस्ट लार्ज सेलेशियल बॉडी।
नेचुरल बॉडी होती है ना, उसको बोलते हैं सेलेशियल बॉडी। बोर्ड बंद हो गया भाई। थोड़ी देर वेट करेंगे बस 2 मिनट तक, जब तक ये चालू होता है तब तक के लिए, ठीक है। ये ऐसे हिल गया, इसका अंदर से प्लग हिल गया शायद। मैक्स हब एजुकेशन, मैक्स हब इस बोर्ड की कंपनी का नाम है, प्रमोशन चल रहा है, ठीक है। और इन्होंने ये स्पेशली पूरी टेक्नोलॉजी एजुकेशन के हिसाब से डिज़ाइन करी है, और जितने भी आपके ये जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उनमें मैक्स हब जो है अच्छी कंपनी होती है ना। कुछ कुछ कंपनी वन साइडेड कब्जा कर लेती हैं चीज़ों पे, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी के दम पे ना चीज़ों को बनाते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि फिर हम दूसरी चीज़ों को प्रेफर नहीं कर पाते। और ये एंड्रॉयड एक टीवी जैसा होता है पूरा, जिसमें एंड्रॉयड होता है फ़ोन की तरह, सब कुछ सारे फंक्शन होते हैं। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स उन्होंने डेवलप कर रखे हैं, जैसे कि नोट जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब आज देखो टेक्नोलॉजी की क्लास चल रही है। कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन अभी? ये हो गए थे ना। चलो यहाँ पे नियरेस्ट हो जाएगा। सेव नहीं हुआ, ओह शिट, फाइल सेव नहीं हुई, कोई बात नहीं। चलो देखो दोबारा से करा देता हूँ, है ना, क्योंकि फाइल सेव नहीं हुई तो करेक्शन करना तो ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इनमें थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो है अ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, द प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था, स्वीटली नहीं होगा, सिर्फ स्वीट होगा। और यहाँ पे ए की जगह एन हो जाएगा, ठीक है। और द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड इफ दिव्या विल नहीं होगा, टेक्स हो जाएगा, दिया टेक्स हो जाएगा, ठीक है। आई प्ले नहीं होगा, या तो आई प्लेड होगा, या तो प्लेड होगा, या फिर यूज्ड टू प्ले होगा, ठीक है, ऐसे करके। चलो अनफेयर कंडक्ट होता है आपका फाउल प्ले, जिसका मतलब होता है डिसऑनेस्टली, किसी भी काम को डिसऑनेस्टली कब किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये यहाँ पे टू वॉच हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बहुत सिंपल सी चीज है। नियर बाई की जगह नियरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई जो सबसे पास में है वो हमारा मून है, तो पास वाला जो एडजेक्टिव है नियर, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, ना कि लार्ज, क्योंकि लार्जेस्ट तो हो नहीं सकता, लार्जेस्ट तो और भी बहुत सेलेशियल बॉडी है, तो ये लॉजिकल नहीं होगा। दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री पर्सन, मिलिट्री पर्सन को मिलिट्री पर्सन नहीं कहते हैं, ना पर्सनल कहते हैं, पर्सनालिटी नहीं कहते हैं, मेंबर्स भी नहीं कहते हैं, पर्सोनेल कहते हैं, कर्मचारी, ठीक है, इनको कहते हैं कर्मचारी, पर्सोनेल। तो जो मिलिट्री कर्मचारी हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है ये वाली सीट्स, ठीक है। चलो अगला बताओ, इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, इफ ओनली आई इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन। तो देखो ये कह रहा है कि अगर मैं दोबारा से यंग हो जाऊं, तो ये एक डिजायर रख रहा है। डिजायर रखने के लिए हम क्या लगाते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस के लिए वर लगाते हैं। जब हम इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन करते हैं, तो इमेजिनेशन के लिए क्या करोगे आप, वर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर, ठीक है। हाँ चलो, डैश आर वर्ड्स विच हैव,
एक्रोनियम्स या फिर होमोनियम्स, ऐसे शब्द जो सेम स्पेलिंग होती है या उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, उनको होमोनियम्स कहते हैं। ऐसे दो शब्द, जैसे ये चारों शब्द में देखो नियम्स 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 लगा हुआ है लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है, तो हम इन चारों वर्ड्स को होमोनियम्स कहेंगे, जिनका साउंड या फिर उनका जो लेटर्स हैं वो लगभग सेम जैसे होते हैं ना, उनको। चलो आगे चलो, नेक्स्ट। यहां पे आप बताओ क्या होगा। वी डैश ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। वी कॉस्ट ऑफ, या अरे यार सिंपल सी बात है, कास्ट ऑफ होगा। कास्ट ऑफ का मतलब होता है कि चीजों को कर देना, त्याग देना। जैसे कि वी कास्ट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एंड बॉट न्यू, मतलब चीजों को त्यागना होता है, ठीक है। हाँ, त्यागना या रिटायर करना एक तरीके से, है ना। हाँ, ढालना चीजों को आगे की तरफ, मतलब कास्ट ऑफ होता है। कास्ट ऑफ लिख लेना यहाँ पे, कास्ट ऑफ, इसका मतलब होता है त्यागना चीज़ों को। ये होता है ना, पुराने कपड़ों को हम ऐसे ही छोड़ देते फिर नए कपड़े खरीद लाते हैं जब भी वो हमें ज़रूरत होती है। ये कॉस्ट होता है चीज़ों की लागत, पैसा। ये कोस्ट होता है तट, कोस्ट गार्ड आपने सुना होगा, कोस्ट है ना, समुद्र का तट जो होता है। कास्ट ये जाति होती है जिसमें ई लगा होता है। शकुंतला देवी वॉज बोर्न ऑन 4th of November 2023 in her childhood. She dash to school. She never gone, went, never, had never been या ever went। अरे भाई सिंपल सी बात है, had never been, वो कभी नहीं गई, क्योंकि परफेक्ट की बात होगी भाई, क्योंकि वो परफेक्ट की बात हो रही। परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं गई। अगर वेंट लगाओगे तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो कभी स्कूल गई ही नहीं है। जब हम परफेक्ट की बात करते हैं ना, कि वो स्कूल मैंने यार आज तक कभी मैंने दारू नहीं पी, मतलब मैंने दारू ना पीने का काम परफेक्ट किया है, परफेक्शन, परफेक्शन है। या फिर पी ली या नहीं पी, नॉट लगा है तो भी या नहीं लगा है तो भी। तो इन हर चाइल्डहुड सी हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, ठीक है। और यहाँ पे बीन का मतलब होता है जाना, विजिट करना। वो कभी भी स्कूल नहीं गई, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने आपको आपके ग्रामर के चैप्टर्स में जो सबसे पहला चैप्टर होता है ना, बेसिक वर्क, उसमें मैं ये सब चीज पढ़ा चुका होता हूँ। सून आफ्टर द डॉक्टर गेव हर द नेक्स्ट डैश ऑफ द मेडिसिन। नेक्स्ट देखो, डोज जो होती है ना, डोज ये होती है दवाई की डोज, ठीक है। तो डोज्ड नहीं होगा, डोज नहीं होगा। और ये जो डोज होता है, द पेशेंट बिगेन टू डोज, डोज यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डोज का मतलब होता है सही हाल में आ जाना, ठीक है ना। हाँ, एक सेकेंड रोकना बस। ये ऊपर वाला जो देखो, दोनों डोज के बीच में डिफरेंस पहले आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। बस एक सेकेंड पानी पी लो। देखना, डोज जो होती है ये तो आपकी खुराक होती है। जब दवाई की डोज दी जाती है इसको कहते हैं खुराक। और ये जो डोज होता है ये वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है, मतलब एक बेहोश सा हो जाना होता है ना, आदमी डोज लेके सो जाता है। आप इसको नींद कह सकते हो, है ना, नींद लेना या बेहोश हो जाना, ऐसे कह सकते। बेहोश तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी नींद जब हम लोग ले लेते हैं ना उसको बोलते हैं नींद लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा तरीका मैंने ढूंढा है आप लोगों के लिए, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। क्लास थोड़ी देर में, बस 5 क्वेश्चन और फिर मैं बताता हूँ 50 क्वेश्चन पे। द एक्ट्रेस इज वेरी डैश एंड टेक्स प्राइड इन हर अपीयरेंस। वेन 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 या फिर वेन। देखो ये वेन जो होता है ना, व्यर्थ होता है। व्यर्थ मतलब बेहुदा, यूजलेस, व्यर्थ, जिसमें कोई कुछ है नहीं। अब जैसे लोगों को नहीं बोलते यार इस व्यक्ति में है क्या, मतलब किस चीज का घमंड है, समझ में नहीं आता यार। कुछ भी नहीं है ना इसके पास, पैसा ना सुंदरता ना कुछ। तो ऐसे यहां पे लिखा था, जैसे कि राखी सावंत, द एक्ट्रेस इज वेरी वेन एंड टेक्स प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम। हमेशा वो अपना अपीयरेंस पे गर्व करती रहती है, लेकिन वो है कुछ नहीं। और ये जो वेन होता है वो फलक होता है। अब आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना प्राइड, इसके हिसाब से ही आप चूज करोगे। आगे घमंड करता रहता है लेकिन उसमें कुछ है नहीं है, व्यर्थ है। वेन होता है फलक, जमीन और फलक सुना होगा आपने। वेन होता है पतन, चीजों का खत्म होना, समाप्त होना। और ये जो वेन होता है ये होती है नस।
यहां से आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वोकैबुलरी के, ठीक है। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है बताओ। कैप्टिवेट, स्टडी, एनवलप, एल्योर या अरेस्ट। देखो कैप्टिवेट का मतलब होता है लुभावना, लुभाना, किसी को अपनी तरफ फुसलाना, ठीक है ना। कैप्टिवेट का मतलब होता है फुसलाना, एल्योर करना या ल्योर करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। अरेस्ट होता है गिरफ्त में ले लेना, एनवलप होता है लिफाफा, और स्टडी होता है अध्ययन, पढ़ाई करना। नेक्स्ट, अरे ये हो गया, इसको बताओ। इमिटेट का मतलब जानते हो, नकल करना, कॉपी करना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी के जैसा मिमिक्री करना, नकल करना, कॉपी करना, फॉलो करना, ये सब सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। हाँ, इमिटेट। वर्शिप होता है पूजा करना, एडमायर होता है तारीफ करना, हेट होता है नफरत करना। एनर्वेटेड होता है वीक। एनर्वेट मतलब होता है किसी को कमजोर करना, और एनर्वेटेड कमजोर हो जाएगा, कमजोर। वीकन, वीकन हो जाएगा इसका आंसर ए, ठीक है, कमजोर करना। एलिवेट होता है ऊपर उठा, सॉरी कम करना, वो एलिवेट होता है, ये एलिविएट है। एलिविएट होता है कम करना, चीजों को घटाना। एनर्जाइज होता है उसकी ताकत को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना। एलिवेट होता है ऊपर उठाना, ये होता है नीचे एलिवेट उठाना, और ये होता है एलिवेट कम करना। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। एक्सरविरेंस, एक्सरविरेंस क्या होता है? वाइब्रेंसी, लेजीनेस, सिंपैथी या फिर इन पार्टिकुलरिटी। वाइब्रेंसी जानते हो, वाइब्रेंसी होता है सक्रियता, एक्टिवनेस कह सकते हो, वही होता है। यहां पे भी आप कह सकते हो कि एक्सरविरेंस का मतलब ही वाइब्रेंसी होता है। वाइब्रेट होता है ना, कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो उसको बोलते हैं एक्सरविरेंस, एक्सरविरेंस, ठीक है। हाँ, वाइब्रेंसी। लेजीनेस होता है आलस, सिंपैथी होती है सहानुभूति, इम्पार्शियलिटी होती है निष्पक्षता, ठीक। एक क्वेश्चन है आपका रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का सिनोनिम बताओ। रिवेंज, आउटकम या रियलाइजेशन या फिर पैम्पर। पैम्पर तो होता है किसी को दुलार करना, प्यार करना। रिवेंज होता है बदला। तो रिटेलिएशन का मतलब भी होता है किसी से बदला लेना, ठीक है। बदला कह सकते हो, रिवेंज, अवेंज कह सकते हो, रिटेलिएशन भी कह सकते हो, ठीक है। ये होते हैं आपके। आउटकम होता है नतीजा या परिणाम, रिजल्ट कह सकते हो, ये होता है रिजल्ट, ठीक है। और एक होता है रियलाइजेशन, वसूली, रियलाइजेशन। और पैम्पर होता है संतुष्ट करना या फिर प्यार करना, दुलार करना, ठीक है। जुडिशियस एक शब्द होता है, सिनोनिम आपको बताना है, प्यारा शब्द है, कोई भी क्लास में अगर एक बार आ गया तो छोड़ के नहीं जाएगा, ये गारंटी। गारंटी का मतलब ये नहीं कि मैं बांध के बैठा हूं, छोड़ के जाना नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल बन के पढ़ा करो। अगर आप एक बार क्लास में आ गए तो फिर जाना नहीं है, क्लास देख के जाओ, इसीलिए मैंने छोटी क्लास कर रखी है आपके लिए, ठीक है, तभी इसका फायदा होगा। जुडिशियस का मतलब होता है जुडिशरी से बना है, न्याय संगत। अगर कोई ऐसी चीज है जो तार्किक है, कैसी है मेरे भाई? तार्किक है, जिसमें एक सेंस है, एक तर्क है, एक न्याय है ना, उचित जो होती है ना, कोई चीज उचित होती है तो उसको हम कहते हैं कि यार ये चीज ठीक है, जुडिशियस है। इसको आप कहेंगे सेंसिबल, जिसके अंदर एक सेंस होता है, समझ रहे हो कि हाँ यार ये चीज तो सही है यार, सेंसिबल है, मतलब ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऐसे करके। आ गए आप बिल्लू, बहुत बढ़िया। तो सेंसिबल हो जाएगा। एक होता है इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट तो होता है समझदार, इम्प्रूडेंट होता है नासमझ, है ना, इसको कहते हैं नासमझ, ढीठ आदमी, इसको कहते हैं नासमझ आदमी, ढीठ आदमी जो होता है ना, उसको कहते हैं। केयरलेस कौन होता है भैया? लापरवाह, वह व्यक्ति जो लापरवाही करता है। और शॉर्ट साइटेड होता है जो अदूरदर्शी होता है, जो चीजों को दूर से नहीं देख पाता है। ऐसा नहीं कि उसकी आंख खराब है, नहीं, मतलब कि आगे विजन नहीं अपना डिफाइन कर पाता कि आगे होगा क्या, ठीक है, उस तरह के व्यक्ति को हम बोलते हैं। एक्सटोल कौन होता है? एक्सटोल कौन होता है? प्रशंसा करना होता है। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा भी होता है और प्रशंसा करना भी होता है, ठीक है भाई। वर्ब और नाउन दोनों तरह से, यहां पर जैसे प्रेज भी आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है, ऐसे ही आपका क्या हो जाता है, एक्सटोल भी दोनों तरह से यूज होता है। तो सिनोनिम आपका हो जाएगा प्रेज, ठीक है। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, जो प्राइज होता है उसको कहते हैं। पनिश होता है सजा देना, डिसमे होता है बेचैनी, आतंक कह सकते हो। आज ही पढ़ाया था सुबह वाली वोकैबुलरी क्लास में यूट्यूब पे। और हाँ, एक और खास बात मैं बताऊं, इसी के साथ साथ आपको एक और फायदा भी मिल जाएगा। आपके लिए एक वोकैब सेशन भी स्टार्ट कर देंगे हम, इसके आधे घंटे का, आधे के इसके अलावा एक जो टाइम बचेगा उसमें हम वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट कर देंगे सभी बच्चों के लिए,
ठीक है, हाँ सभी बच्चों के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट कर देंगे वोकैबुलरी की, ठीक है ना, जल्दी से। चलो, लीनियंसी एक शब्द होता है, जैसे लीनियंट एक शब्द होता है, इसको अब आपको एंटोनिम बताना है, यहाँ इसके बाद क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है ना। तो लीनियंसी क्या होता है, ये होती है उदारता कह सकते हो। जब किसी व्यक्ति के स्वभाव में उदारता होती है तो हम उसको लीनियंसी कहते हैं। एक व्यक्ति होता है लीनियंट, क्या होता है, एक व्यक्ति होता है लीनियंट, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये आपका कैसे होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। लीनियंट मतलब होता है उदार, काइंड। एक ऐसा व्यक्ति है ना जो काइंड होता है, दयालु, उसको कहते हैं लीनियंट, ठीक है ना। हाँ, फेवर होता है जब आप किसी के फेवर में, पक्ष में बात करते हैं। स्टर्नेस होती है कठोरता, इसको कहते हैं कठोरता, क्या कहते हैं, कठोरता। तो भैया कठोरता, इसका मीनिंग हो जाएगा उल्टा मीनिंग, इसका उल्टा मीनिंग हो जाएगा कठोरता, समझ रहे हो। हाँ, वेरी सिंपल। और डिस्कार्ड होता है किसी भी चीज को खारिज करना। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, ठीक है, हाँ एकदम शांत। और एक होता है टर्बुलेंट, ये होता है उपद्रवी। एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज है जो शांत है, एकदम काम्ड है, ठीक है, काम, तो उसको कहते हैं प्लेसिड। टर्बुलेंट होता है उपद्रवी, डिस्टरबेंस से रिलेटेड, ठीक है ना, डिस्टरबेंस। तो टर्बुलेंट इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिम। डेस्टाइंड का मतलब होता है किस्मत, डेस्टिनीड जानते हो ना, डेस्टिनीड बोलते हैं इसको, डेस्टिनी, डेस्टिनी से बना है डेस्टिनीड, ठीक है, डेस्टिनी होती है किस्मत, डेस्टिनी होती है किस्मत, नाउन की तरह यूज होगी, और डेस्टिनीड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, किस्मत वाला कह सकते हो। कोई ऐसी चीज है जो किस्मत से मिली है तो उसको कहते हैं ना डेस्टिनीड है। पेंसिव आपका एडजेक्टिव होता है ओवर थिंकिंग, या थिंकिंग कह सकते हो, है ना। हाँ, सोचता हुआ, ये होता है थिंकिंग, मतलब सोचता हुआ, जिसमें चिंताग्रस्त, अगर कोई व्यक्ति है जो सोच रहा है किसी चीज को लेके, उसको कहते हैं थिंकिंग। आज देखो बहुत सारे लोग क्लास में और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो यही पैटर्न रखेंगे आगे, है ना, जिससे आप लोगों को मजा आएगा, बहुत बढ़िया। प्रिस्टाइन होता है प्राचीन, जो पुराने समय का होता है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए, स्पेशली मेंस वेंस में बहुत अच्छे से ये काम आएगा, ठीक है ना। जैसे अभी सीपीओ मेंस है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। सैटरडे संडे क्लास की ऑफ रहती है, लेकिन हमारी एक दो दिन की छुट्टी हो गई है, तो उसके चक्कर में आज भी क्लास चलेगी, कल भी क्लास चलेगी, परसों फिर से छुट्टी रहेगी, मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, मुझे दिक्कत है बहुत बड़ी वाली, बड़ी वाली मतलब थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है, सीरियस, जैसे पढ़ा नहीं पाता, पढ़ाने के लिए दिक्कत ज़्यादा है, तो मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, अति सावधान, शायद मैं क्लास तो ले ही जाऊंगा सुबह में। अति सावधान, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सावधान रहता है ना, हर चीज का ध्यान रखता है, उसको कहते हैं मेटिकुलस। ये बंदा बहुत ही मेटिकुलस है। ये वन वर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है ना। आकांक्षा है, बिल्लू है, तपस, बहुत सारे लोग यहाँ पे। अधिकारी, क्या बात है, नाम क्या क्या अधिकारी लगा लिया तुम्हें। हाँ, पैराजम्बल्स, अच्छा पैराजम्बल्स इसमें ऐड कर दे, चलो ठीक है, पैराजम्बल्स की मैं अलग से क्लासेस लगा दूंगा, ओके। चलो, मजा भी आ रहा है सर बहुत। तो इसका हो जाएगा केयरलेस, अगर वह व्यक्ति जो लापरवाह होता है, केयरलेस हो जाएगा। अनटाइडी, देखो टाइडी और अनटाइडी, टाइडी होता है साफ सुथरा, अनटाइडी होता है गंदा। केयरफुल इसका उल्टा हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। हीडफुल क्या हो जाएगा इसके, ये तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। क्लियर है इतना। चलो, हिंडर होता है रोकथाम करना, बाधा डालना, ठीक है, किसी भी चीज में। और एड होता है सहायता करना, तो आंसर हो जाएगा ये होता है हिंडर, मतलब होता है बाधा डालना। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आपके काम में किसी ने बाधा डाल दी है, तो उसको कहेंगे भैया बाधा डालना, मतलब हिंडरिंग, हिंडर। और एक होता है एड, मतलब सहायता करना, तो सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं तुम्हारी, है ना। मॉनिटर होता है किसी भी चीज को मॉनिटर करना, उस पर निगरानी रखना। डिमोन्स क्या है, हाँ डोमेस्टिकेट, तो ये तो घरेलू चीज होती है ना, डोमेस्टिकेट बनाना। वातावरण को अनुकूल बनाना, डोमेस्टिकेट करना, कि जैसा आपको चाहिए, जिस चीज की आपको जरूरत है ऐसा बना लेना किसी चीज को। विपिन जी बहुत बढ़िया, देखो कितने लोग हैं आज की क्लास में, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आप लोगों को देख के यहाँ पे, तो हाँ वेरी गुड। कोई भी क्लास को छोड़ेगा नहीं, बीच में मार पड़ेगी बहुत बड़ी वाली। चलो, फिलिद नहीं फिल्द होता है, फिलिद नहीं फिल्द होता है। बिल्लू, बिल्लो, बिल्लो बिल्ले बग, बिल्लो बगे बगे, क्या होता है पता नहीं।
बिल्लो बगे बिल्लियां दी की करे दी, की करेगी। परसिवरेंस जानते हो क्या होता है? लगातार प्रयास करते रहना, किसी भी चीज को करते रहना, दृढ़ रहना, ठीक है। हाँ, रेजोल्यूशन होता है, इरेजोल्यूशन इसका उल्टा हो जाएगा। रेजोल्यूशन होता है इसका दृढ़ता कह सकते हो ना, दृढ़ता, अपने काम में दृढ़ता रखना, लगातार काम करते रहना, रेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन बना कहां से है? रेजोल्यूट से। रेजोल्यूट का मतलब होता है जिद्दी आदमी, और रेजोल्यूशन होता है जिद, दृढ़ता। इरेजोल्यूशन होता है अस्थिरता, दुविधा, अस्थिरता, डिसकंटिन्यूटी, एक काम में स्थिर नहीं रहता है, अस्थिरता जिसको बोलते हैं ना, ये होता है, ठीक है मेरे भाई। ऑब्स्टिनेंसी का मतलब होता है जिद, रेजोल्यूट, इसी का सिनोनिम हो जाएगा एक तरीके से। रेडीनेस होता है तत्परता, इलोक्वेंस होता है सुवचन, अच्छा वक्ता, सुवक्ता जो होता है ना, अच्छा बोलने वाला। हाँ समझते हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू ब्रदर। आगे चलते हैं। अरे इसका आंसर ही बता दिया। अराइवल का देखो, अराइवल का तो डिपार्चर होता है, सभी को पता है। अराइवल मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना, और डिपार्चर होता है छूटना, जब गाड़ी छूटती है ना, प्रस्थान नहीं, अराइवल उल्टा बता दिया, सही तो है। ये होता है प्रस्थान करना, ये होता है पहुंचना, उल्टा हो गया, हाँ सही है, सही था। ये होता है पहुंचना, सही बताया। अराइवल होता है पहुंचना, ठीक है, और ये होता है प्रस्थान करना, डिपार्चर। डिपार्चर जैसे यहां से छूट रहे हैं और वहां पे पहुंच रहे हैं, छूटना और प्रस्थान करना एक ही चीज है, छूटना, लीव। जैसे ट्रेन जहां से निकलती है उसको डिपार्चर कहते हैं, जहां पहुंचती है वहां अराइवल, ठीक है। एंट्रेंस होता है जहां से प्रवेश, हम एंट्री करते हैं, है ना। टाइमिंग होती है समय, और अपीयरेंस होता है उपस्थिति, ठीक है ना। अनश्योर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो श्योर ना हो, जैसे यार कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, मैं इस चीज को लेकर अनश्योर हूं, तो इसका मतलब होता है अनिश्चित। क्या मतलब होता है? अनिश्चित। और अनिश्चित का आपको एंटोनिम बताना है, इसका आपको क्या करना है? अंडरलाइन वाले वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो भाई सर्टेन हो जाएगा इसका एंटोनिम, ये होता है निश्चित, ये तो निश्चित होता है, सबको पता है ना। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, कुछ नहीं, कुछ तो होता ही है पर निश्चित होता है, इसका मतलब हो जाएगा निश्चित, ठीक है ना। और डेट होता है तारीख, कस्टमाइज्ड होता है, कस्टमाइज्ड होता है खुद से किसी चीज को कस्टमाइज करना, बनाना, क्रिएट करना। सर जी को मेरा दंडवत प्रणाम, राज राजा भैया प्रणाम। हैंडीक्राफ्ट होता है हस्तशिल्प, जानते हैं हैंडीक्राफ्ट? हैंडीकैप मत कर देना, हैंडीकैप जिनके हाथ पैर खराब होते हैं, नहीं होते, उनको हैंडीकैप बोलते हैं। हैंडीक्राफ्ट होता है जो हाथ से किसी भी चीज की डिजाइन बनाना, हाथ की कला कहते हैं, हस्तकला, हाथ से कोई चीज हम बनाते हैं ना, उसको कहते हैं। यहां से आपकी इडियम्स स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है, आपको कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो मीनिंग इस ईडियम के मीनिंग से मैच करता हो। तो पहले आपको ईडियम का मीनिंग पता होना चाहिए। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है बिचौलिया, बिचौलिया मतलब मीडिएटर। जैसे मान लो 2 शादियां करवा रहा है, लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों, उसको या तो दोनों तरफ से फायदा होता है, दोनों तरफ से वो मेहमान होता है, दोनों तरफ से खाना खा सकता है। ऐसे ही जो ब्रोकर होते हैं, जैसे आपका घर बिचवाया, इनको दिलवाया, इनसे भी पैसा लेगा, इनसे भी। तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों तरफ से उसको फायदा होता है, दोनों तरफ से उसको फायदा होता है, कुछ भी हो मुझे तो फायदा ही होना है। तो ये होता है एन आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श सिचुएशन जिसमें उसको फायदा ही होना है, ठीक है। आपको मैंने इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो मैंने नीचे लिख रखा है, देखो। ओहो, जिसको दोनों तरफ से फायदा हो, ऐसे लिख लो, दोनों दोनों तरफ से फायदा हो, दोनों तरफ से फायदे की स्थिति। अगर मैंने तुम्हारा घर भिजवा दिया अपने दोस्त को, तो अपने दोस्त से भी पैसा लूंगा, तुमसे भी लूंगा। मोर पीपल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
मोर पीपल इन टर्की आर ऑन द ब्रेड लाइन। ब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रेड का मतलब होता है रोटी। एक ऐसी सिचुएशन जहां रोटी के लिए लाले पड़ जाएं, इसका मतलब होता है भूखमरी। एसएससी सीपीओ का सवाल है, ठीक है ना। तो आप देखो कि भूखमरी, इसको कहते हैं भूखमरी, ठीक है, भूखमरी कह सकते हो, मतलब भूखे रहना, भूखमरी की सिचुएशन आ जाना, इसको कहते हैं, ठीक है। वेरी पुअर, गरीबी कह सकते हैं, बी वेरी पुअर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वेरी पुअर, बीइंग वेरी पुअर। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रेड लाइन पे हैं, भूखमरी की स्थिति पे है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन बहुत टफ है, जिसका सोल्यूशन ही निकल पा रहा है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड नट टू क्रैक। यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, है ना। या फिर हो सकती है तो टफ है, टफ है, बहुत मुश्किल से सॉल्व होगी। टू बिड फेयरवेल, अ सिचुएशन दैट कैन बी ऑल्टर्ड टू लीव एन इफेक्ट, अ प्रॉब्लम बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व। एक ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व तो हो सकती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, कठिन है, कठिन सिचुएशन है। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर, इवन एंड अनम, फ्री एंड इजी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तुम ही मेरे फर्स्ट हो, तुम ही मेरे फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट और फर्स्ट का मतलब पहले। तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो और पहले नंबर पे आते हो, इसको कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, तुमसे ऊपर कोई नहीं है, यू आर माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर आप अपने किसी भी प्रिय को कोई बात बोलना चाहते हो इंप्रेस करने के लिए, यू शुड हैव टू से दैट यू आर माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हे माई लव। ऐसे करके इंप्रेस कर देना तुम ही। पर उसको भी इंग्लिश आनी चाहिए, वो गधा ना निकले, है ना। पता चले उसको मैं क्या बोले आप, मुझे पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आया। जैसे समझ ही नहीं आएगा, उसको ये नहीं पता है कि फॉरमोस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण पर्सन होता है। फर्स्ट का तो समझ जाएगा या समझ जाएगी, जो भी है। ही इज रिच एंड फेमस एंड एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू डैश ऑन हिम। टैप डांस लाइक मैड। देखो यहाँ पे आपको ना एक ब्लैंक दे रखा है और उस ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। और उस ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास चार इडियम्स हैं: टैप डांस लाइक मैड, और डेड लक, या गिव अ सॉन्ग एंड डांस, या फिर डांस अटेंडेंस। इसमें से कौन सा ऐसा इडियम है जो इसका आंसर हो जाएगा? बताएं, बताइए। बताओ भाई, सोच के आंसर देना भाई, तुक्का मत मारा करो हर जगह, क्योंकि हर जगह तुक्का काम नहीं करता। देखो, माई सीजल इज माई हाइस्ट प्रायोरिटी देन माई जीएफ। चलो, डांस अटेंडेंस का मतलब देखो, ही इज रिच एंड फेमस एंड एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू डांस अटेंडेंस ऑन हिम। डांस अटेंडेंस का मतलब होता है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या होता है? उंगलियों पर नाचना। इसका मतलब होता है उंगलियों पर नाचना, है ना। उंगलियों, उंगलियों पर नचाना, ऐसे लिख लो, या नाचना कह सकते हो, ठीक है। उंगलियों पर नाचना, जैसे कि मैं तुरंत बोलूं ऐसे, तो ऐसे चलो, ऐसे से उंगली के इशारे पे चलना, कहने का मतलब होता है कि उसकी तुरंत मानो। तो डांस अटेंडेंस का मतलब, अब देखो वो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारा पैसा है उसके पास, इसीलिए वो चाहता है, उसकी उम्मीद ऐसी है कि हर कोई उसकी उंगलियों पर नाचे, सब कोई उसके इशारे से चले कि भाई मैं इधर बोलूं तो इधर चलो, इधर बोलूं तो इधर चलो। तो डांस अटेंडेंस होता है। ट्रेंडिंग ऑन थिन, सॉरी, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। अगर आप पतली परत पर चल रहे हो बर्फ की, और नीचे पानी का समंदर है, ऊपर परत जम गई, उस पर चल रहे हो, तो एक बहुत बड़ा रिस्क लेना होता है। इसको कहते हैं प्लेइंग विद अ शार्प आइसिकल, नहीं, आईसाइकिल नहीं, टू बी इन अ डेंजर रिस्क की सिचुएशन, ये होगा, ये हो जाएगा एक बहुत ही डेंजरस और रिस्क की सिचुएशन में होना, ठीक है ना। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। भाई, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ बेड, ऑफ द बेड। मान लो आप सुबह इधर सोए थे और उधर जग रहे हो, इसका मतलब क्या है? समवन हु इज हैविंग अ हॉराइबल डे, डिस्ट्रॉय और रुइन अ प्लान, समवन हु इज हैविंग अ गुड डे, या फिर गो टू बेड और गो टू स्लीप। अरे भाई देखो, सिंपल सी बात है ना, जब आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो उधर सोया था, यहां कैसे आ गया,
देखो, जब आप एक तरफ सो रहे हो, इधर सोए और नीचे सुबह उठे तो नीचे, तो आपको लगेगा यार मुझे यहाँ कैसे आया, मैं बोलते ना यहाँ मैं कैसे आया, तो इसी को बोलते हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। का मतलब हो गया कि बेड के ऊपर सोए थे, नीचे निकले। इसका मतलब समवन हु इज हैविंग अ हॉरेबल डे, उसका दिन बहुत ही बुरा रहा, एक तरीके से बुरे सपने जैसा। तो इसको कहा जाता है कि आज का दिन तो बहुत ही, यार आई एम गेटिंग अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डे, या सॉरी ऑफ द बेड टुडे, ऐसे करके नहीं बोलते कि यार आज का दिन तो ऐसे ही गया बहुत बुरा वाला। फियर ऑफ वाटर का मतलब देखो, ये वन वर्ड्स है, यहाँ से अब वन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वन वर्ड्स में क्या होता है, एक स्टेटमेंट को आप एक शब्द से रिप्लेस करोगे। जैसे अगर आपको डर लगता है पानी से, तो इसको क्या कहेंगे? फोबिया, आपने सुना ही होगा, फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। और माइक्रोफोबिया होता है, छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है ना। माइक्रो मतलब छोटी चीज़ों से डर। बिब्लियो मतलब किताब, किताबों का डर, है ना। बॉटनी से बन गया बॉटनो, बॉटनो मतलब पेड़ पौधे। बॉटनी क्या होता है? पेड़ पौधों का जो साइंस होता है उसी को तो बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनोफोबिया मतलब आपको पेड़ पौधों से डर लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है कि भगवान जैसी कोई चीज धरती पर है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? एथीस्ट या थीस्ट? एथीस्ट बोलेंगे, नास्तिक, अनास्तिक, ठीक है ना। ये होता है नास्तिक, नास्तिक। और थीस्ट होता है आस्तिक, जो भगवान को मानता है। थीस्ट होता है आस्तिक, जो आस्था रखता है भगवान में, ठीक है ना। हेडोनिस्ट होता है सुखवादी। फेनेटिक होता है कट्टर। एपिक्यूरियम होता है एपिकुरे। एपिकुरे एक दार्शनिक थे, उनके जो अनुयायी होते हैं उनको एपिकुरे बोलते हैं। चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेजेस इन अ readable form, डिकॉपलिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनक्रिप्टिंग। अरे भैया, डिकोड करने वाला ही तो डिकोडिंग। जैसे मान लो आप किसी भी मैसेज को डिकोड कर देते हो, डिस्क्लोज कर देते हो कि इसका मतलब क्या है, तो उसी को तो डिकोड कहेंगे। एनक्रिप्ट तो दबकाना होता है, एनकोडिंग तो मतलब उसको छिपाना होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। एनकोडिंग होता है मीनिंग को छिपाना, और एनक्रिप्ट का मतलब भी होता है चीजों को छिपाना। एनक्रिप्ट मतलब हाइड करना होता है एक तरीके से, ठीक है ना, हाइड करना, इसका मतलब यही होता है। डिकोड होता है उजागर करना, डिस्क्लोज करना चीजों को, डिस्क्लोज करना, चीजों को डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है ना, ऐसे करके। और डीकपलिंग होता है ये किसी चीज को कपलिंग करना, जोड़े में बनाना चीजों को, है ना। डीकपलिंग, उनको अलग करना होता है इसका मीनिंग, ठीक है, एडजेक्टिव होता है। एंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेनमेंट। देखो, एंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर एंड, देखो सिंपल सी बात है, इसमें जो एक शब्द लिखा हुआ है ना नीचे वाला स्नग, ये इसका मीनिंग हो गया। स्नग का मतलब पहले समझ लो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एंजॉइंग या अफोर्डिंग, मतलब चीजों को एंजॉय करना, किस चीज को? वार्म सिक्योर शेल्टर, एक ऐसी जगह जहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर्दी है तो आप गुफा में घुस गए, अंदर जो जानवर होते हैं घुस जाते हैं, आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं गर्म चीज को। तो वार्म सिक्योर शेल्टर, शेल्टर मतलब शरण स्थल होती है, सिक्योर मतलब सेफ, और वार्म मतलब गर्म। और कवर, और या फिर किसी चीज को कवर कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर ईज एंड कंटेनमेंट, जिससे आपको आराम हो, टेंशन ना हो, ना सर्दी लगे, ना कोई और जुकाम हो, कुछ नहीं हो, तो उसको स्नग बोलते हैं। स्नग का मतलब एक ऐसी जगह होती है चारों तरफ से कवर्ड होती है और गर्म होती है, ठीक है ना, है ना, उसको स्नग बोलते हैं। अनट्रबल्ड होता है बेपरवाह, जिसको कोई परेशानी, जैसे मतलब अनट्रबल्ड होता है बेपरवाह, जिसको कोई मतलब टेंशन नहीं है, एक तरीके से लापरवाह आदमी होता है। ईजफुल होता है कोई भी ऐसी चीज जो आसान हो। अनडिस्टर्ब्ड होता है अबाधित, जिसको कोई डिस्टर्ब किया ही नहीं है आज तक, जिसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है उसको कहते हैं। काइंड, जनरस एंड फॉरगिविंग, एक ऐसा व्यक्ति है जो उदार है, बहुत दयालु किस्म का है, किसी भी चीज को इग्नोर कर देता है, उसको क्या कहेंगे? मैग्निफिकेंट, ग्रैंडिलोकेंट, पोटेंटस या फिर मैग्नानिमस? बताओ, उदार व्यक्ति को क्या कहते हैं भैया? सिंपल सी बात है, मैग्नानिमिटी से, सॉरी मैग्नानिमस होता है, मैग्नानिमिटी से बना है, उसी को मैग्नानिमस बोलते हैं। उदार आदमी होता है उदार। पोटेंसस होता है अमंगल, कोई ऐसी चीज जो अशुभ है, अमंगल है, जिसकी वजह से कुछ बुरा हो जाता है। जैसे मान लो अशुभ कहेंगे कि यार इसकी वजह से ना मेरा पूरा आज का दिन बर्बाद हो गया, तो उसको कहेंगे कि ये चीज मेरे लिए ना अमंगल है, पोटेंसस है।
सॉरी पोटेंसस है, पोटेंसस। एक होता है ग्रांडी लोकेंट, लोकेंट होता है बोलने वाला, ग्रांड मतलब बहुत ज्यादा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलने वाला है कि मेरे पास 25 गाड़ियां हैं, 5-6 बंगले हैं, 150 बंदूकें हैं, मेरे घर में 25 लोग हैं, ऐसे करके जो बड़ी बड़ी बात है ना, ग्रांड लोक्वेंट, बहुत ज्यादा बोलने वाला, आडंबरपूर्ण। मैग्निफिकेंट होता है बहुत ही शानदार। अगर कोई चीज हद से ज्यादा कैसी है, शानदार है, भव्य है, एकदम बेहतरीन सी है, तो उसको मैग्निफिकेंट कहेंगे। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको कोई हरा नहीं सकता। इनविंसिबल होता है, क्या होता है, इनविंसिबल। समझ में आ गई बात है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता, अजेय होता है। हेड स्ट्रॉन्ग होता है जिद्दी आदमी, हटी। वैगोरस होता है जोरदार या कह सकते हो कठोर, ये भी कठोर होता है, ठीक है ना। सोवरेन होता है शासन, राज, शासन जिसको कहते हैं ना कि हमारे शासन में ऐसा नहीं हुआ, सोवरेन, सोवरेन कहते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिलेंथ्रोपिस्ट, सामरिटन, बेनेवोलेंट, अल्ट्रुस्टिक, देखो इनको सारे वो क्या भी याद है बिल्लू को। विच कैन नॉट बी रीड, कोई ऐसी चीज है जिसको आप रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, अपठनीय। अगर कोई चीज ऐसी है अपठनीय है ना, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, तो उसको क्या कहेंगे, इलिटरेट। तो पढ़ने ना पढ़ने वाला आदमी होता है। इनऑडिबल, इनविजिबल, इलिजिबल, इसको कहते हैं इलिजिबल, जो अस्पष्ट होता है ना, अनक्लियर, जिसको आप पढ़ नहीं सकते। अपठनीय, ऐसी कोई राइटिंग है जिसको आप पढ़ नहीं सकते, समझ में नहीं आ रही है। इनविजिबल, जो चीज दिखाई ना दे। इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे। और इलिटरेट, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। अब यहां से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई स्पेलिंग गलत है तो आपको ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो गलत है, और या फिर हो सकता है कि सारी गलत होने में से एक सही हो, करेक्टली स्पेल्ड या इनकरेक्टली स्पेल्ड में से कुछ पूछना है, बताना है। जैसे 4 वर्ड्स हैं, यर्न है, मैरीमेंट है, जेनिथ है या मिनिएचर है। मिनिएचर तो गलत है, मिनिएचर होना चाहिए, मिनिएचर होता है, इसमें ए आता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। मिनिएचर ऐसे होता है, तो गया, ठीक है भाई। देखो यहां पे होता है मिनिएचर, इसकी स्पेलिंग, स्पेलिंग लिख लेना, मिनिएचर छोटा। जेनिथ सही है, मैरीमेंट सही है। मैरीमेंट का मतलब होता है उत्सव, फेस्टिवल। जेनिथ होता है शीर्ष, शिखर जिसको बोलते हैं ना, ये वही है। शिखर जो होता है चोटी, ये होता है जेनिथ, मतलब चोटी, शिखर। और यर्न मतलब होता है उदास हो जाना। 4 शब्द हैं, पिज्जा है, नूडल है, पास्ता है, ब्रेड है, ये चारों खाने की चीज है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है। तुरंत पहचान लोगे, पिज्जा, क्योंकि पिज्जा में सुनने में से लग रहा है पिज्जा, पिज्जा ऐसा नहीं होता है, बट पिज्जा में 2 जेड होते हैं बस, सिंपल सी। सिंपली क्या होता है, पिज्जा की स्पेलिंग में 2 जेड होते हैं, ठीक है। ये होता है पिज्जा, और ऐसे करके होता है पिज्जा। पिज्जा भी बना दिया हमने, ठीक है ना। चलो, नूडल की स्पेलिंग सही है, ये चाउमीन होती है, नूडल। पास्ता, पास्ता खाने का होता है, ब्रेड रोटी होती है। बिलीव, ऑडिबल और थ्रोट या प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। बताओ इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है। प्रोनाउंसिएशन तक तो ठीक है, यहां तक, नाउंस तक तो देखो प्रोनाउन कर दिया इन्होंने, है ना। प्रोनंसिएशन होता है, प्रोनंसिएशन। वैसे ये भी गलत नहीं होता है, बट ये आपका अमेरिकन टर्म्स में यूज होता है। अगर आप वैसे यूज करोगे ना ब्रिटिश में, तो प्रोनाउंसिएशन होता है सिर्फ ये वाला, प्रनन ऐसे करते हैं, नंसिएशन ऐसे करके। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, नाउन नहीं करना है, ठीक है ना।
तो इसका ध्यान रखना। प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण, थ्रोट होता है गला, ऑडिबल होता है जो चीज सुनाई दी जाए, और बिलीव मतलब विश्वास होता है। स्पेलिंग एरर्स ढूंढने, 4 सेंटेंस लिखे हैं और एक सेंटेंस के अंदर क्या होगा, मतलब तीनों सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लेकिन आपको वो वाला सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई भी एरर ना हो। ठीक है, चलो सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। तो इसमें से बताओ कौन सा सेंटेंस है, आप पढ़ लो फिर बताओ मुझे कि कौन सा आंसर होगा, बताओ। देखो, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि देखो बाकी जैसे बॉडी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस सही है, प्रोड्यूस सही है, प्रोड्यूस यहां पे भी सही है, यहां पे भी ठीक है। मोर सलाइवा, सलाइवा नॉट सलाइविया, गलत हो जाएगा। सलाइवा यहां पर ठीक है, सलाइवा यहां पर भी ठीक है। अंडर फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट ऊपर वाले में भी ठीक है, यहां पे भी सही है। फ्लोरेसेंट यहाँ पे भी सही है, फ्लोरेसेंट यहाँ पे भी सही है। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन भी ठीक है। विच हेल्प्स प्रिवेंट कैविटीज, हाँ देखो कैविटीज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है ना, ये सही है। कैविटीज, 2 ऑप्शन हट गए। ये प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है, तीनों ऑप्शन हट गए। यहाँ पे प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है, या कैविटीज की स्पेलिंग गलत है, या सलाइवा की स्पेलिंग गलत है। तो सलाइवा जो होता है ना, लार आती है, उसको हम लोग सलाइवा कहते हैं, ठीक है ना। अंडर फ्लोरेसेंट इल्यूमिनेशन विच हेल्प्स प्रिवेंट कैविटीज, जो कि आपकी कैविटीज को होने से बचाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, जो इसका सही आंसर है। इसमें कौन कौन सी स्पेलिंग गलत है, प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है, प्रिवेंट की स्पेलिंग में VENT होता है ना कि WENT। सबमिसिव, वैलिडिटी, कैलेडोस्कोप या एनिमेशन में ऐसी कौन सी स्पेलिंग, तुरंत समझ जाओगे सबमिसिव की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि इसमें 2 S होने चाहिए, है ना, समझ गए ना। हाँ, सबमिसिव में 2 S आते हैं, इसका मतलब उदार होता है, विनम्र व्यक्ति। वैलिडिटी सही है, कैलेडोस्कोप सही है, बहुरूप दर्शक, ऐसी कोई चीज जिसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं उसको कहते हैं। एनिमेशन होता है उत्साह, क्या होता है, उत्साह, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली होता है, जाइलोफोन होता है, जेनिथ होता है, रोबस्ट में से इन समय से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में गड़बड़ है, बताओ सोच के। क्या लग रहा है किस स्पेलिंग में मिस्टेक है। बस 1-2 क्वेश्चन और हैं वो कैब के, फिर इसके बाद आपके क्लोज टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बताओ। जेनिथ सही है, रोबस्ट की स्पेलिंग में बस 1 भी होना चाहिए, 2 भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी जाइलोफोन सही है ना। ऑलिजो, ये सब देखो, सिलाफन एक, ये मतलब जाइलोफोन एक यंत्र होता है ना। साइंटिफिक वर्ड है, आप ढूंढोगे तो मिलेगा आपको, गूगल पे इसका फोटो मिल जाएगा, उसी से समझ में आएगा। एक ओलिगोपोली होता है अल्पाधिकार, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको थोड़े से अधिकार ही मिले हैं, ज्यादा नहीं है कि आप सिर्फ यहां से वहां तक जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रोबस्ट होता है हट्टा कट्टा, मजबूत आदमी, है ना, हेल्दी। इसमें 1 भी आता है, 2 भी नहीं आते हैं, ठीक। देखो, ट्रेडिशनल पीपल आर यूज टू यूजिंग अ कैलेंडर फॉर देयर रूटीन एक्टिविटीज इन रूरल हाउस होल्ड्स। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ये, और इस सेंटेंस में से 4 वर्ड्स निकाल दिए। तो ट्रेडिशनल, हाउस होल्ड्स, कैलेंडर और एक्टिविटीज, तो इनमें से देखो कौन सी स्पेलिंग गलत है। एक्टिविटीज की स्पेलिंग सही है और कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है। देखो, क्योंकि यहाँ पे CA तक तो ठीक है, LE तक ठीक है, NDAR होता है। इसमें मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हुआ हूं, याद रखना, जब मैं स्टूडेंट, है ना, मतलब अभी कुछ ही दिनों की पहले कंफ्यूजन तो होती है, क्योंकि कैलेंडर में ऐसा लगता है कि लास्ट में ER होना चाहिए, है ना। हाँ, तो कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-3 साल पहले की बात है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता है इसमें कैलेंडर में, लेकिन अब पढ़ा पढ़ा के तो अब तो इतना हैबिट, कोई कोई छोटी सी चीज भी आपको परेशान कर देती है। इवन मुझे तो ये मान लो स्कूल के बाद कॉलेज टाइम तक भी अभी इवन जो ना संडे मंडे तक याद नहीं थे। संडे मंडे और जनवरी फरवरी में दिक्कत हो जाती, कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता नहीं, कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन से बाहर आना ही सच्ची पढ़ाई होती है, ध्यान रखना। पढ़ते तो सभी हैं, कंफ्यूजन जहां क्रिएट होती है। तो ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए अब तक दोनों क्लासेस मिला के। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन। अब यहां से जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। चलो, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्लोज टेस्ट मिल रहे हैं ना। अब क्लोज टेस्ट में आप देखोगे यहां पे
पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने और आपके पास ऑप्शंस वगैरह सब कुछ है, देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा। जैसे यहां लिखा है इन 700 BCE ग्रीक पोएट, एक पोएट थे जिनका नाम था हेसियोड। हेसियोड नाम है, उन्होंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? एक थियोगोनी नामक की एक शास्त्र लिखा है, थियोगोनी। तो लिखा है, तो ये देखो 700 BC की बात हो रही है, तो ये पास्ट की बात है, फ्यूचर में सेंटेंस नहीं बनेगा, परफेक्ट में नहीं बनेगा, पास्ट में बनेगा। अगर पास्ट का टाइम दे रखा हो तो हम सेंटेंसेस को पास्ट में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ये टेंस टॉपिक का मतलब ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया भी था। अगर आपने टेंस टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें मैंने ये सिखाया होगा, ठीक है। राइट्स जो होता है लिखना प्रेजेंट में होगा, ये भी नहीं होगा। तीनों ऑप्शन हट गए, सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। जिसका नाम था थियोगोनी। एंड वर्क एंड डेज, इसका नाम एक और है जिसका नाम है वर्क एंड डेज। इन दीज मेथोलॉजीज, ये मेथोलॉजीज है, मतलब मेथोलॉजीज ऐसी रियल नहीं है, ये फिक्शनल स्टोरीज होती हैं। एटलस वॉज अ टाइटन, इसके अंदर एटलस नाम का एक व्यक्ति था, एटलस, ठीक है। वॉज अ टाइटन, टाइटन का मतलब होता है ह्यूज क्रिएचर, है ना, जिनमें शक्तियां होती हैं, पावर होती है। डैश एनॉर्मस स्ट्रेंथ, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, तो बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति था टाइटन, जिसका नाम था एटलस। तो यहां पे लिखोगे एटलस वॉज अ टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत भारी विशाल ताकतवर टाइटन था जिसका नाम था एटलस। तो ये हो जाएगा एटलस वॉज अ टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ। ऑफ का यूज आता है पोजेशन के लिए, तो इस इनॉर्मस स्ट्रेंथ पे टाइटन का पोजेशन हो गया, अधिकार हो गया, सही है। ही अलॉन्ग विद अदर टाइटन्स, वह और कुछ और भी टाइटन्स थे, बड़े बड़े क्रिएचर, उन लोगों को चैलेंज किया गया, चैलेंज किया गया, क्लेम किया गया। देखो पैसिव वॉइस है, आगे लिखा हुआ है द गॉड्स ऑफ माउंट ओलंपस, मतलब माउंट ओलंपस नाम की एक जगह होगी, उनके जो भगवान थे, देवी देवता, उनके द्वारा नहीं नहीं उन्होंने चैलेंज कर दिया। एटलस ने चैलेंज कर दिया किसको? ललकारना। चैलेंज का मतलब होता है ललकारना। जो एटलस थे, बहुत क्रिएचर, बहुत बड़ा ताकतवर क्रिएचर था एक एटलस, और उसके अलावा और भी टाइटन्स थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया किसको? देवताओं को, माउंट ओलंपस के देवताओं को, है ना। ऐसी मिथोलॉजी जिसमें शक्तियां, मतलब एक अनयूजुअल पर्सन्स की बात हो रही है, भगवान देवी देवताओं की बात हो रही है ना। कोरोबोरेट नहीं करेंगे, हाँ, कोरोबोरेट का मतलब होता है मानना, मनाना, मड़ंत जिसको बोलते हैं। कोलैबोरेट होता है शामिल होना, नहीं। उन्होंने वहां के कि चलो हमसे लड़ो, हमसे युद्ध करो क्योंकि हम ताकतवर हैं। वाइल द अदर टाइटन्स वर बैनिस्ड, जबकि कुछ ऐसे टाइटन्स भी थे जिनको बैनिस कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया था। टू टार्टरस आफ्टर बीइंग डिफीटेड, देखो टार्टरस से बाहर कर दिया गया था, बाकी के टाइटन्स को भगा दिया था हरा के। बाय द गॉड जियोस, एक देवता का नाम था गॉड जियस, उन्होंने क्या कर दिया? उनको भगा दिया था। रेट्रीब्यूशन, एटलस डैश वॉज फोर्स टू कैरी, इसके बाद आपका फोर्थ वाले में क्या आएगा? चार ऑप्शन, अनलाइक, इनफैक्ट, हाउएवर, डेस्पाइट। यहाँ एक प्रेपोजिशन लगानी है, एटलस। तो एटलस एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ताकतवर, तो एटलस हाउएवर, यद्यपि, ठीक है, इसका मतलब होता है यद्यपि, ठीक है, हालांकि जो एटलस था उसको क्या किया गया? देखो जरा, एटलस हाउएवर वाज फोर्स टू कैरी द अर्थ, यहां पे एटलस को क्या किया गया? उसको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, किस काम के लिए? टू कैरी, ले जाने के लिए, किसको? द अर्थ, धरती को, एंड द स्काई, और आसमान को, फॉर एन इटर्निटी, एक अखंडता, मतलब लंबे समय तक, दूर तक ले जाने के लिए फोर्स किया गया कि तुम धरती को और आसमान को लेके चले जाओ कहीं पे। इन डेपिक्शन ऑफ एटलस ऑब्वियसली कार्व्ड बाय ह्यूमन बेस्ड ऑन मिथ्स, ये सब ह्यूमन बेस्ड ऑन मिथ्स है, मतलब ये ऐसे मिथ्स हैं जो पॉसिबल नहीं है, बट ये मिथोलॉजी है, कहानियां ऐसी बनाई गई हैं, ठीक है। ही इज सोन एज अ, ये तो आंसर हो गया पढ़ने, अच्छा अभी पांचवा बचा हुआ है। सोन एज ए स्टॉप्ड फिगर कैरिंग द डैश ऑन हिज शोल्डर्स, तो उसको फोर्स किया गया था, इज सोन, उसने दिखाया, मतलब उस चीज को दिखाया गया, हाँ, उसको ऐसे शो कराया गया, एज अ स्टॉप्ड फिगर कैरिंग, मतलब एक स्टॉप्ड फिगर कैरिंग द डैश ऑन हिज शोल्डर, मतलब आपको इस धरती को अपने शोल्डर, कंधे पर रख के लेके जाना है। ऐसे आपने फोटोज भी देखे होंगे, कुछ लोग इनको अपना भगवान मानते हैं,
तो वो एक ऐसे आदमी है और ऐसे पीठ पे अपने यहाँ पे पृथ्वी को रख के लेके घूम रहा है, एक आपने देखा होगा एटलस में, है ना। हाँ, तो हेवन ग्लोब, ग्लोब की बात होगी, ग्लोब। ये आपने जब भी एटलस, एक बुक आती है एटलस नाम से, जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, पूरे संसार का मैप होता है उसमें, है ना, पूरे धरती का। तो उसके शायद किसी न किसी पेज पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जिसमें एक आदिवासी टाइप का व्यक्ति निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के, लंगोट पहन के, पृथ्वी को ऐसे झुका के, ऐसे बोझिल सा फील होगा, कहीं देखा होगा आपने। ठीक है, तो ग्लोब का मतलब होता है पूरी धरती को, ऊपर कहा गया है ना, यहाँ पे पूरी धरती को लेके जाना है आपको अपने शोल्डर पे, कंधों पे रख के, तो ग्लोब होगा। हेवंस तो स्वर्ग होता है, सी समंदर होता है, यूनिवर्स पूरा संसार होता है। अगला एक और देखो यहाँ पे क्लोज टेस्ट है। डिनर इन द ग्रेट हॉल दैट नाइट, उस रात एक बहुत बढ़िया से हॉल के अंदर जो डिनर था, डैश अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, वॉज नाइदर, वर नॉट, या वॉज नॉट, या इज नॉट। देखो इज नॉट तो होगा नहीं, और डिनर है तो वर नॉट भी नहीं होगा, वॉज नाइदर नहीं होगा, वॉज नॉट हो जाएगा, वॉज नॉट, क्योंकि नॉट के तुरंत बाद नाउ लिखा हुआ है ना। वॉज नॉट अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर सनी, सनी के लिए उस दिन का जो डिनर था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद द डैश अबाउट हिज शाउटिंग मैच विद अम्ब्रिज हैड डैश, द डैश, द अकाउंट अबाउट, द सीक्वेंस अबाउट, द इंफॉर्मेशन अबाउट, द न्यूज अबाउट, न्यूज हो जाएगा, है ना। द न्यूज अबाउट हिज शाउटिंग, उसके चिल्लाने की जो खबर थी, मैच विद अम्ब्रिज हैड डैश एक्सेप्शनली फास्ट, ट्रेवल्ड एक्सेप्शनली फास्ट, ड्रोव, माइग्रेटेड या मूव्ड। ट्रेवल्ड हो जाएगा, ट्रेवल्ड का मतलब होता है जाना एक जगह से दूसरी जगह, मूव्ड होता है सिर्फ खिसकना, ट्रेवल्ड होता है दैट, हाँ, हैड ट्रेवल्ड एक्सेप्शनली फास्ट। भाई जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से कहीं जा रहा है तो हैड ट्रेवल्ड एक्सेप्शनली होगा। इवन डैश स्टैंडर्ड्स, इवन डैश स्टैंडर्ड्स, इवन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स स्टैंडर्ड्स, देखो इंस्टीट्यूट्स प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आएगी, क्योंकि उसको निकाला गया है, तो ये भेजा गया है, तो ये पैसिव वॉइस होगा, किसी के द्वारा, किसके द्वारा, उस इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स के द्वारा उसको भेजा गया है, ठीक है। हाँ, तो बाय मतलब यूज होगा, पैसिव वॉइस है, यहाँ पे क्या होगा, पैसिव बनेगा, तो पैसिव के लिए आपको बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और ऊपर से यहाँ पे आपको जो एपोस्ट्रोफी एस है वो इंस्टीट्यूट में लगाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट एक ही है, इंस्टीट्यूट एक ही है, प्लूरल इंस्टीट्यूट नहीं बनेगा, पहली बात तो एट नहीं आएगा, दूसरी बात पैसिव के लिए बाय आता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको बाय लगाना पड़ेगा, और एज नहीं आएगा। एक ऑप्शन है बी, बाय इंस्टीट्यूट्स स्टैंडर्ड्स। ही हर्ड विस्पर्स ऑल, उसने सुना फुसफुसाते हुए सभी को, सराउंडिंग हिम, अराउंड हिम, रिवॉल्विंग हिम, या फिर रोटेटिंग, रोटेटिंग तो मुड़ना होता है, अराउंड हिम उसके चारों तरफ, चारों तरफ। जब किसी हॉल में आप बैठे होते हैं तो सब लोग आपको लेके कुछ फुसफुसा रहे होते हैं कि ये लड़का ऐसा, ये लड़का वैसा, तो उसको कहते हैं विस्पर्स ऑल, ऑल अराउंड हिम एज ही सैट ईटिंग बिटवीन रोब एंड रवि। जब वो रोब एंड रवि के बीच में जाकर के खाने के लिए बैठ गया तो सब लोग उसके आसपास फुसफुसाने लग रहे, मतलब होता है कानाफूसी करना, बातें करना आपस में। ये एक और यहाँ पे क्लोज टेस्ट है, देखो पढ़ते चलो और तुरंत के तुरंत आंसर देते चलो, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है क्लोज टेस्ट में ऐसा कुछ कि आप उसका आंसर ना कर पाओ। जैसे यहाँ पे लिखा है डैश पीपल, डैश पीपल थिंक, थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऑब्वियसली ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। मैनी पीपल, फ्यू पीपल, ईच नहीं होगा, एवरी नहीं होगा, फ्यू हो जाएगा नेगेटिव तो मैनी आ जाएगा। तो मैनी पीपल थिंक दैट वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट द कल्चर ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम फॉरेन कंट्री के कल्चर को सीख सकते हैं ना। डैश बाय लिविंग इन दैट कंट्री, उस कंट्री के अंदर रह के। डायरेक्टली बाय लिविंग, सिंपली बाय लिविंग, प्रिसाइजली बाय लिविंग, या फॉर्मली बाय लिविंग। सिंपली, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ से अगर फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ रह रह के हम वहाँ के कल्चर को सीख जाएंगे। हाउएवर, लेकिन यद्यपि, दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, ये जरूर नहीं है कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, सच नहीं है।
ऑफन द लॉन्गर वी स्टे इन अ डैश कंट्री। तो बिल्कुल सिंपल है, फॉरेन कंट्री, हम फॉरेन कल्चर को सी रहेंगे तो फॉरेन कंट्री की बात करेंगे ना, सिंपल है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम फॉरेन कंट्री में काफ़ी समय से रह रहे हैं, काफ़ी समय से, बहुत दिनों से फॉरेन कंट्री, ही द मोर वी रियलाइज हाउ, तब हमें ज़्यादा रियलाइज होता है, लिटिल वी एक्चुअली नो अबाउट द कल्चर, कि हम वहाँ के लोगों के, वहाँ के कल्चर के बारे में ज़रा सा भी नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के कल्चर के बारे में। बुक्स एंड टॉक्स अबाउट अदर पीपल्स डैश, भाई सिंपल है, कल्चर की बात हो रही तो कल्चर ही आएगा। जो किताबें होती हैं या जो टॉक्स होती हैं, बातें किसी दूसरे कल्चर की, दूसरे लोगों के कल्चर की, जो किताबें में लिखा होता है कि ऐसा ऐसा होता है, या फिर जो टॉक्स होते हैं, उनसे आप ज़रूर सीख सकते हैं। कैन इवन बी डेंजरस, ये चीज़ भी डेंजरस हो सकती है, कैसे? बिकॉज दे कंसंट्रेट ऑन कल्चरल डिफरेंसेस, क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते हैं या लोगों के मुंह से सुनते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं कि वहाँ का कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है। तो बता ज़रूर रहे हैं लेकिन वो डिफरेंसेस बता रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। वो क्या करेंगे, किसी एक कल्चर को प्रेफरेबल बताएंगे कि ये कल्चर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जिस कल्चर को फॉलो करेगा वैसा ही बताएगा, है ना। तो ये भी डेंजरस हो सकता है। डैश कल्चरल डिफरेंसेस एंड डैश नेशनल कैरेक्टर्स एंड प्रोलिफरेट कंसिडरेट या कॉन्सेंट्रेट या एग्जेजरेट। एग्जेजरेट होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। जैसे मान लो अगर कोई क्रिश्चियन है और वो अपने कल्चर के बारे में बताएगा और हिंदू कल्चर के बारे में, अपने इंडिया के कल्चर के बारे में बताएगा, तो वो क्या करेगा, अपने कल्चर को प्रेफरेबल बताएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ नुकसानदायक हो सकती है ना। बहुत सिंपल था, आराम से समझ में आ गया। एक लास्ट क्लोज टेस्ट और है, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा सा है। देखो, intriguingly those who dash the psychobiotic diet believed, casted, followed या beloved, बताओ इसमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। फटाफट से बताएंगे ना, 96 में क्या आएगा। देखिए बताओ। इंट्रीग्विंगली दोज, वे लोग जो, हु डैश द साइकोबायोटिक डाइट, एक साइकोबायोटिक डाइट है, रिपोर्टेड दे फेल्ट लेस स्ट्रेस्ड कंपेयर्ड डैश, है ना, जिसकी वजह से रिपोर्ट आई है, उस चीज की रिपोर्ट ये है कि वो कम स्ट्रेस्ड फील करते हैं एज कंपेयर्ड ऑफ डैश। आगे बताएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉलो होगा, बिलीव होगा, कास्ट, देखो कास्टेड तो होगा नहीं, कास्टेड का मतलब तो जाति वाति से रिलेटेड है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। बिलोड होता है, ये होता है बखान करना किसी भी चीज के बारे में, चिंगाड़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है ना। तेज से बोलना, तेज से बोलना ये होता है इसका मतलब, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, बिलीव कह सकते हो, फॉलो कह सकते हो, लेकिन डाइट को बिलीव नहीं किया जाता है, डाइट को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कि वे लोग जो फॉलो करते हैं द साइकोबायोटिक डाइट रिपोर्टेड द फेल्ट, तो इस चीज की रिपोर्ट ये है कि वे फील किया, उन्होंने फील करा है लेस स्ट्रेस्ड कंपेयर्ड डैश दोज हु। तो कंपेयर्ड ऑफ या ऑन या विद या फिर बाय, इसमें से विद लगाओगे, क्योंकि किसी भी चीज से जब आप कंपेयर करते हो, जैसे मैं हूं, मैं साइकोबायोटिक डाइट ले रहा हूं और आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो, तो मैं कंपेयर करूंगा आपके साथ। तो कंपेयर्ड विद दोज हु फॉलोड द कंट्रोल डाइट, वे लोग जो कंट्रोल डाइट लेते हैं उनसे कंपेयर करा है। तो किसी भी व्यक्ति से जब कंपैरिजन किया जाता है तो विद यूज करते हैं ना। हाँ, देयर वॉज ऑल्सो अ डायरेक्ट correlation between how strictly nomads, spectators, animals और participant। देखो किसी भी चीज में जो हम जो कंपेयर करते हैं तो उसके बीच में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो लोग उसमें हिस्सा लेते हैं,
तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट्स की ही बात होगी यहाँ पे, है ना। हाँ, तो स्ट्रिक्टली पार्टिसिपेंट्स फॉलोड द डाइट एंड देयर परसीव्ड स्ट्रेस लेवल्स, और वो अपने स्ट्रेस लेवल को परसीव करते हैं, समझते हैं कि यार मुझे किस तरह का स्ट्रेस हो रहा है ना। वे लोग जो अलग अलग डाइट्स लेते हैं ना, विद दोज हु डैश मोर साइकोबाइट, वे लोग जो ज़्यादा लेते हैं, है ना, स्टेक्ड, रेग्ड, एरोडेड या फिर एट होता है खाना, डाइट को खाओगे तो एट करोगे ना, लेना, डाइट लेने का मतलब खाते हैं। तो विद दोज, वे लोग, देखो वे लोग जो साइकोबायोटिक डाइट्स ले रहे हैं उन लोग वो अपने स्ट्रेस लेवल को समझते हैं। विद दोज, उन लोगों से जो लेते हैं डैश मतलब ईट मतलब खाते हैं, वे लोग जो खाते हैं मोर साइकोबायोटिक डाइट्स, वे जो ज्यादा साइकोबायोटिक, ये साइंटिफिक वर्ड है। साइकोबायोटिक डाइट से क्या होता है कि शरीर में किसी अलग तरह के फंक्शन को चेक करने के लिए, जैसे कि किसी को मोटापा कम करना है, किसी को स्ट्रेस कम करना है, उसके लिए अलग अलग डाइट्स होती हैं, खाने पीने की चीजें। द 4 वीक पीरियड रिपोर्टिंग, 4 हफ्ते के बाद चीजों में रिपोर्ट आती है। द डैश रिडक्शन इन परसिव्ड स्ट्रेस लेवल, ग्रेटर रिडक्शन, ग्रेटली, ग्रेटेस्ट, या देखो यहाँ पे द लगा हुआ है तो ग्रेटेस्ट ही होगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री। तो ग्रेटेस्ट रिडक्शन मतलब घटाव, जो सबसे ज्यादा घटा है किस चीज में, इन परसिव्ड स्ट्रेस लेवल, उनके स्ट्रेस लेवल में जो है गिरावट आई है ना, तो ग्रेटेस्ट रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस। तो ये हो गया आपका सेशन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको या आपके किसी भी स्टूडेंट, आपके किसी भी दोस्त, भाई बंधु, किसी को भी तैयारी के लिए लाइव फाउंडेशन बैच चाहिए, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, तो आप 17 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है पूरी तरह से, और ओपन स्टडी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा कम से कम फीस में। और अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आपके ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स वाला। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ओपन स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओपन स्टडी ऐप है हमारा, openstudyApp.com वेबसाइट है, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको PDF ETC मिल जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।